नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। आज भी मेरे पास हमेशा की तरह 3 ही खबरें हैं और सबसे पहली खबर जो सबसे बड़ी खबर है मेरे हिसाब से वो है साकिब निसार साहब के हवाले से और उमर बंदयाल साहब के हवाले से, एजाजुल हसन साहब के हवाले से और जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से। तो ये सारे हवाले वैसे ही हवाले, असल जो खबर है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ही बारे में है। जनाब अली, हुआ कुछ ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने साकिब निसार, उमर बंदयाल, एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं इनके खिलाफ तमाम जो इनके पास शिकायत मौसूल हुई हुई थी वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जैसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एज चीफ जस्टिस संभाला है इंतज़ाम व इंसराम, तो उन्होंने इन चारों के खिलाफ जो पिटिशंस हैं या जो शिकायत दर्ज थी वो तमाम की तमाम खारिज कर दी। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने इन सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने इन चारों के खिलाफ अपनी लीगल ओपिनियन दे दी और इन्होंने चारों को खारिज कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर खबर यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों को वैसे बाय द वे कहना था कि जी वो जो है ना, जैसे ही जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो ऐसी कोई मतलब कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी खुश फिर रही थी कि जी वो साकिब निसार के खिलाफ भी एहतसाब होगा, उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी एहतसाब होगा। एजाजुल हसन साहब का तो खैर उसके ऊपर तो और उमर अता बंदयाल के ऊपर इस तरह के कोई वो चार्जेस नहीं थे, मगर आयशा मलिक जो है वो एक जूनियर जज थी। तो जूनियर जजेस जितने भी हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ लगे हुए थे इतने साल से, उन सब के खिलाफ जो है वो पिटिशनें खुलना शुरू हो जाएंगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे करेगी वैसे करेगी, यूं पकड़ेगी बालों से, यूं घुमाएगी, यूं फेंक के निकालेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चारों जजेस के खिलाफ जो शिकायत थी वो बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा कि जी इनमें से कोई भी मिसकंडक्ट का केस नहीं है, लिहाजा हम इन सबको एक एक करके उन्होंने चारों को एक ही दिन के अंदर उड़ा दिया है। मगर इसके अंदर एक मज़ेदार बात है और वो मज़ेदार बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा स्पेसिफिकली सरदार तारिक मसूद के पास, जैसे सरदार तारिक मसूद जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं और ज़्यादातर जो है ना काम नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सीनियर प्यूनी जज के पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीफ जस्टिस होता है वो उनके हवाले कर देते हैं। ये एक प्रैक्टिस रही है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज थे, तो उनको फिर मतलब वैसे ही फारिग कराए रखते थे। उनके खिलाफ तो बड़ी साजिशें भी की गई उनको निकालने की। अब उन्होंने ये जो मज़ेदार खबर है ना जनाब अली वो ये है कि इन चारों के खिलाफ जो पिटिशंस हैं या दरख्वास्तें हैं वो तो फारिग हो गई। एक बड़ी मशहूर दरख्वास्त है वो फारिग नहीं हुई और वो सरदार तारिक मसूद साहब के पास ही है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही है और वो उमर अता बंदयाल साहब ने भिजवाई थी और वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास जो के ऊपर जो शिकायत है वो मिसकंडक्ट की नहीं है, सिर्फ वो करप्शन की है और उसके अंदर उनकी कोई प्रॉपर्टी भी है गुलबर्ग में और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। हसन नकवी साहब की खबर है, इसको आप द फ्राइडे टाइम्स के ऊपर ज़रूर देखें। तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं जिसके अंदर आप अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला उनके खिलाफ नहीं दिया मगर मुस्तकबिल में फ़ैसला आने की कोई इम्कान भी है, कोई उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ क्या होगा ये हम देखते हैं। इन चारों के खिलाफ अभी फ़िलहाल फारिग हो गए इनके केसेस। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। तो जनाब हुआ ये है कि जिना हाउस में हमला हुआ था। जिना हाउस ऐसे ही उसका नाम ही है, जिना साहब को ऐसी मतलब चुंगे में उनका नाम जिना हाउस रखा हुआ है क्योंकि वो कभी इफ्तिखार ममदूद साहब जो हैं 1943 में उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना साहब के साथ नाम किया था। उनकी ज़मीन थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, मगर हुआ कुछ इस तरह से था कि उसी वक्त इसके ऊपर फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था। पहले से ही मेरा ख्याल है फ़ौज का कब्ज़ा था और वो आज तक फ़ौज का ही कब्ज़ा है। उसका नाम वो है असल में कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश का, लेकिन नाम उसका हमने रखा हुआ है प्यार से जिना हाउस। वो आप देख लें, लाहौर में आप कहीं भी जाएंगे ना डिफेंस रोड पर तो सारी का नाम ख़ियाबान जिना होगा। तो आप कहीं पर भी जा रहे होंगे ना तो वो नाम उसका होगा जिना के नाम से, जिना सुपर जिना रोड वगैरह कुछ उसका नाम रखा हुआ होगा। एक ऐसा मकाम भी आता है जहाँ पर आप जो है वो जा रहे हैं डिफेंस के अंदर ही और वहाँ से सीधे हाथ मुड़ जाएं, चाहे सीधे चले जाएं चाहे उल्टे हाथ मुड़ जाएं, आप रहेंगे ख़ियाबान जिना के ऊपर ही। तो ये जिना हाउस जो है ना वो एक है, नाम रखा हुआ है उसका प्यार से, उसको प्यार से कहते हैं। बहरहाल वहाँ पर जब हमला हुआ था 9 मई को, मुलज़िमान आपको याद ही है, तो उसमें पीटीआई की जो कुछ ख़वातीन थी बहुत सारी, उनको भी जो है वो अंदर किया गया था। अब उनमें से 9 की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हो गई हैं, जिनमें एक बहुत मशहूर केस सनम जावेद का भी है। सनम जावेद की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और उनको जो है वो दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। और इसके अलावा लेकिन खदीजा शाह का एक और हाई प्रोफाइल केस, इसको जो है वो अभी भी वहीं की वहीं है। इसके अलावा अदालत ने जिना हाउस के अंदर और भी लोगों की ज़मानतें मंजूर की हैं। इनमें सनम जावेद हैं, रुबीना जमील हैं, अफशां तारिक हैं,
आशमा शुजा हैं, शाहबानो हैं, सैयद फैसल अख्तर हैं, कासिम अली हुसैन कादरी और समेत दीगर नॉर्मल ज़ुबान शामिल हैं। टोटल 9 शामिल हैं। और इसके बाद जो है वो जनाब अली 1 लाख मशगला की जमा करवाने का उनको हुक्म दिया गया। खदीजा शाह की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गई है, बेल की जो प्ली थी। और इसके अंदर तैयबा राजा शामिल नहीं है। सनम जावेद एक हाई प्रोफाइल केस था, उनकी जो है वो हो गई है मंजूर। तो इन सबको मुबारकबाद और बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र। और हम उम्मीद करते हैं कि दीगर ख़वातीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनके ऊपर गलत इल्ज़ामात हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा और उनको कम अज़ कम जो है वो बरी, अभी अगर केस चल भी रहा है तो जब तक आपको जो भी इसके अंदर तफ्तीश वगैरह करनी है, जब तक केस चल रहा है, जब तक उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक कम से कम उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आखिरी खबर की तरफ जनाब अली। तो आज की खबर थी, आपने पढ़ी होगी यकीनन। उस खबर के अंदर ये कहा गया था कि जनाब कोई वो आ रहा है, डॉलर बड़ा सस्ता हो गया पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिस रेट पर हुकूमत जाने से पहले चल रहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट आने से पहले तक फेडरल, उस रेट पर वापस आ गया। 335 342 भी लोग कह रहे थे कि जी वो मिल रहा है मार्केट में। अब उसके बारे में कहा जा रहा है वो 295 पे, 297 98 पे था जिस वक्त हुकूमत ख़त्म हुई थी। बहरहाल अब कहा यह जा रहा है कि जी वो 295 96 94 पर पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कमी की जाएगी। उसकी वजह यह है कि डॉलर सस्ता हो गया, तो पाकिस्तान को डॉलर सस्ता पड़ रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल भी उनको सस्ता पड़ रहा है क्योंकि हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। लिहाजा जो पेट्रोल है उसकी कीमत में आइंदा हफ्तों में, मेरा ख्याल है 1 अक्टूबर को अब रिवाइज होना है, आज 23 सितंबर है, तो एक हफ्ते बाद कोई उसके अंदर रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा, अब ये उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन दूसरी जानिब जेपी मॉर्गन जो है, जो कि एक इदारा है बहुत बड़ा जो कि दुनिया के अंदर देखता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखता है, तो जेपी, तो इसके जो क्रिस्टियन मलिक हैं और ये जेपी मॉर्गन के एनर्जी स्टॉक रिसर्च के EMEA प्रोजेक्ट जो है उसके हेड हैं, और इन्होंने ये अलर्ट किया है कि आइंदा कुछ दिनों में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $150 पर बैरल पर, ये इस वक्त 90s में है, $90 90 समथिंग डॉलर पर बैरल पर है, और ये $150 पर बैरल पर जाएगा, लेकिन अभी फौरन नहीं जा रहा, ये 2026 में जाएगा। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब जो खबर है, ब्रेंट प्राइसेस आज, अगर फ्राइडे की कल क्योंकि आज सैटरडे था तो वो ऑयल प्राइसेस का कोई मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई होगी, तो वो $93.55 था। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल मजीद बढ़ेगा, 2024 तक जो है ये $90 और $110 पर बैरल के बीच में रहेगा। 2025 में और ऊपर जाएगा और 2026 में $150, क्योंकि जो एनर्जी सुपर साइकिल है वो इसको उस मकाम की तरफ लेकर जाने जा रही है। तो जिसकी भी हुकूमत आने जा रही है वो दुआ करे कि उसकी हुकूमत ना ही आए, क्योंकि अगर उसकी हुकूमत आ गई तो पेट्रोल ने उसका बेड़ा गर्क कर देना। और इसी हवाले से आखिरी खबर छोटी सी ये है कि जहां सोलंकी साहब ये कह रहे थे कि वो 295, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कामरान टेसोरी साहब जो गवर्नर है सिंध सूबे के, उन्होंने ये फरमाया है कि कोई डॉलर जो है वो 250 पे आने वाला है, तो ले आए। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन ले आए, लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये कैसे होगा। पाकिस्तान ने कौन सी इतनी एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दी हैं यकायक, जो पहले रुक गई थी। और ये जो जिस स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला गया है, ये स्मगलिंग कैसे हो रही थी और इस पे पहले हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा था, जब ये 250 से 350 पर जा रहा था, और अब इस पर हाथ डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह डाला है। तो हम आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पक्का हाथ डालेंगे, इस मरतबा स्मगलर्स को छोड़ेंगे नहीं जस्ट बिकॉज वो आपके कोई करीबी निकल है बीच में। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले सरफराज बुगटी साहब ने कहा, बहुत ही मज़ेदार वैसे तारीखी स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर स्मगलर्स के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, उनकी स्मगलिंग ख़त्म नहीं की जा रही, उनको कहा जा रहा है कि उनको कम करने को कहा जा रहा है, ख़त्म नहीं की जा रही मुकम्मल तौर पर। तो ये जो एक स्मगलिंग मार्केट में एक अनसर्टेनिटी फैली हुई है, उसको जो है वो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉलर्स जो हैं वो भी उसकी अनसर्टेनिटी को रोकने के लिए भी जो है वो 250 के ऊपर लेकर आएंगे। मैं कहता हूँ इसको और ज़्यादा, मैं डंडा ही चलाना है तो फिर 12 रुपये पे लेकर आए, तो 13 रुपये पे, 7 रुपये पे लेकर आए, ये फिर मज़ा है ना, मतलब मज़ा आया, डंडा है, मज़ा आया। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।